सो हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का नया टॉपिक है हमारा वेयर हाउसिंग फ्रॉम चैप्टर 4 बिजनेस सर्विस ओसीएम महाराष्ट्र बोर्ड। तो ये टॉपिक मेरे को पढ़ाने में बहुत मजा आता है। देखो, अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है क्या, तो लेट्स गो स्टार्ट वेयर हाउसिंग टॉपिक नाउ। अभी अभी हम खत्म करके आए हैं अपना ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक एंड ट्रांसपोर्टेशन में एज सच कुछ नहीं था, बट इधर यस आपको सारे कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, फिर जाके आपको ये सारा टॉपिक समझ में आएगा। तो देखो, वेयर हाउसिंग क्या होता है ये कहीं ना कहीं आपने सुन रखा है 11th में भी, और कहीं ना इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। सो वेयर हाउसिंग कब बिजनेसमैन को या कब एंटरप्रेन्योर को यूज में आता है। देखो, किसी को भी पता है कि जब कोई गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, कोई प्रोडक्ट्स बनता है, तो टिल द कंजम्पशन बाय कंज्यूमर वो क्या करना पड़ता है, एक अच्छी तरह से स्टोर करके रखना पड़ता है। जैसे आपको पता ही है, अगर आप जैसे पिकल अचार आप खाते हो, तो अचार एक शीशी की बोतल में, ग्लास के बोतल में उसको प्रिजर्वेटिव डाल के उसको अच्छी तरह से टिल आपको जब तक वो कंज्यूम ना करो उसको सेफ रखा जाता है फ्रॉम सनलाइट, फ्रॉम वाटर, फ्रॉम एनी मॉइस्चराइज। वो एकदम पैक सील बॉटल में आता है। तो वैसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट जो रहते हैं, जो इंडस्ट्रीज में बनते हैं, दिन भर बनते रहते हैं, क्योंकि दिन भर मशीन जो है उनकी चालू रहती है। तो यू कैन इमेजिन कि इंडस्ट्रीज में कितना काम चल रहा होता है और कितने गुड्स दिन भर बन रहे होते हैं। बट प्रॉब्लम कहां पे आ जाता है, जब इन्हीं गुड्स का स्टोरेज करना रहता है। तो वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें वेयर हाउसिंग देता है। वो बोलता है कि आप इंडस्ट्री में जो भी गुड्स बना रहे हो, टिल दैट टाइम वो कंज्यूम हो, हम क्या करके रखेंगे, उसे अच्छी तरह से स्टोर करके रखेंगे। तो वेयर हाउसिंग इज नथिंग बट इट रेफर्स टू द स्टोरेज ऑफ गुड्स and consist of all activity which are connected with storage and preservation of goods। स्टोरेज तो करना ही करना अच्छी तरह से, पैक वगैरह मतलब पैकेट्स वगैरह में वो रहना चाहिए, कार्टन वगैरह अगर आप देख रहे हो, ताकि टूट फूट ना जाए। प्लस प्रिजर्व करके रखना है किसी जर्म से, किसी इंसेक्ट से, जो भी आपको पता है खाने की चीजों में इंसेक्ट वगैरह, रैट्स वगैरह, ये सारी चीजें लगती रहती हैं। तो आपको उन सब चीजों से प्रिजर्व करके रखना है, क्योंकि आपको कंज्यूमर तक हाई क्वालिटी गुड्स पहुंचाना है। तो वेयर हाउसिंग उसी के लिए गुड्स स्टोर करके रखते हैं। वेयर हाउसिंग क्या डिफाइन किया हुआ है, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो हेल्प करती है स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स को टिल द टाइम इट इज कंज्यूम। कहां से, जब प्रोडक्शन हुआ एंड जब तक उसका कंजम्पशन नहीं होगा, तब तक वो सारी एक्टिविटी करते रहना, जिससे कि जो गुड्स है वो प्रिजर्व रहे और प्रॉपर तरीके से स्टोर रहे। सो डेफिनेशन ऑफ वेयर हाउसिंग, वेयर हाउस क्या लिखोगे, तो ऐसी इस्टेब्लिशमेंट, ऐसा एक बोल सकते हो ऑर्गेनाइजेशन जो स्टोरेज और अक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स के लिए काम में आए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग। तो आप लोगों ने अभी एक फंक्शन पढ़ लिया है। सबसे पहला फंक्शन या सबसे बेसिक फंक्शन, कि जो भी सरप्लस इंडस्ट्रीज में बनता है, फैक्ट्रीज में बनता है, वो इमीडिएटली सेल ऑफ तो नहीं होने वाला है। तो टिल द कंजम्पशन इट मस्ट बी प्रॉपरली स्टोर्ड, दे कैन बी सप्लाइड एज एंड व्हेन नीडेड बाय द कस्टमर। ओके, ताकि जब भी जरूरत पड़े कंज्यूमर को, तो इसी वेयर हाउस में से ट्रांसपोर्ट करके मार्केट में रखा जाए और वो अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए। तो सबसे पहला जो आप फंक्शन लिख सकते हो वो है स्टोरेज, या प्रिजर्वेशन भी आप बोल सकते हो। सेकेंड वन इज प्राइस स्टेबलाइजेशन। तो समझना प्राइस स्टेबलाइजेशन क्यों है इधर वेयर हाउसिंग के केस में। देखो, आपको पता है ना एक चीज की, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई दो फोर्सेस रहते हैं, जिसके वजह से कोई भी गुड्स की जो वैल्यू है, जो प्राइस है, वो बढ़ती घटती रहती है। तो इसी के लिए जब भी मार्केट में शॉर्टेज ऑफ गुड्स होता है, तो वेयर हाउस ही ये शॉर्टेज ऑफ गुड्स को अवेल करता है। कहां पे, मार्केट में, ठीक है। या जब भी वो सरप्लस हो गया, जिसके वजह से गुड्स की प्राइस कम हो गई,
है ना। तो वो क्या करेगा, तो जो भी सरप्लस अगर उनको पता चल रहा है कि यार सरप्लस हो रहा है मार्केट में और हमारे गुड्स की जो वैल्यू है वो कम दाम में बिक रही है, तो तब तक जब तक बैलेंस नहीं होगा डिमांड एंड सरप्लस, वो अपने पास वो सब स्टोर करके रखेंगे टिल मार्केट स्टेबलाइज। सो वेयर हाउस का जो खेल है बहुत ही अच्छा है, मतलब कि वेयर हाउस का जो रोल है इस सब चीजों में, डिमांड एंड सप्लाई में, दैट इज फॉर स्टेबलाइजिंग द प्राइस ऑफ एनी गुड्स एंड प्रोडक्ट। तो वो रोल वेयर हाउसिंग को जाता है, ठीक है। सो वेयर हाउस प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्राइस स्टेबलाइजेशन। इट इज अचीव बाय द क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी क्यों बोला है उन्होंने, कि जब जरूरत है, जिस वक्त पे जरूरत है, हम वेयर हाउस उसी वक्त आपको ट्रांसपोर्ट करके दे देंगे। देखो इंडस्ट्री ये चीज का वादा नहीं करती, फैक्ट्रीज ये चीज का वादा नहीं करती, क्योंकि इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज में तो बन के आती है ना गुड्स, लेकिन टिल दैट टाइम वो कंजम्पशन के लिए डिमांड हो तब तक के लिए तो वेयर हाउस के पास रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूटिलिटी प्रोवाइड करती है वेयर हाउस, कि जब जरूरत होगा, रेनी सीजन में अम्ब्रेला जरूरत होगा तब हम अम्ब्रेला का सप्लाई करेंगे। रेनकोट की जरूरत रेनी सीजन में होगी, तो अभी जनवरी फरवरी चल रही है, तो अभी जो प्रोड्यूस रेनकोट है उसको स्टोर करके रखेंगे टिल दी जून जुलाई का मंथ ना आ जाए। या विंटर सीजन में स्वेटर, ये बन तो गई है लेकिन स्टोर कहां पे की जाएगी, किस टाइम तक, जब तक विंटर सीजन नवंबर दिसंबर ना आ जाए। तो उसको प्रॉपरली स्टोरेज करने का रीजन आपको भी पता है, जैसे कि क्या होता है, चूहे वगैरह कपड़े काट देते हैं, या ये सारी चीजें से प्रोटेक्ट करना पड़ता है उनको प्रॉपर तरीके से। तो ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करता है, वेयर हाउस। So warehouses usually large stock of goods is kept. Whenever there is a storage in the market, good can be immediately supplied. Shortage in the market, good can be immediately supplied through warehouse, which help in price stabilization to avoid rise in price due to demand and supply differences। ठीक है, तो जो भी डिमांड एंड सप्लाई का डिफरेंस है वो कहां से स्टेबलाइज किया जाएगा, वो वेयर हाउस से स्टेबलाइज किया जाएगा। ओके, थर्ड वन इज रिस्क बेयरिंग। रिस्क बेयरिंग मतलब कि देखो आपको पता है अगर उसको खुले में छोड़ा गुड्स को, प्रोडक्ट को, तो मॉइस्चर रहते हैं, बारिश आती है, फ्लड्स आते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े आते हैं, तो इन सब से जो प्रोटेक्ट करने का काम है वो है वेयर हाउसिंग का। तो एक्चुअली ये जो वेयर हाउस है वो रिस्क मिनिमाइज करने का काम करता है बहुत सारे लोगों के लिए। सो व्हेन द गुड्स आर स्टोर्ड इन वेयर हाउस दे आर एक्सपोज्ड टू मेनी रिस्क इन द फॉर्म ऑफ थेफ्ट, डिटोरिएशन, फायर एटसेट्रा। डिटोरिएशन मतलब कि किसी गुड्स की जो क्वालिटी है वो कम हो जाना ड्यू टू डायरेक्ट सनलाइट, ड्यू टू सम क्वालिटी डिग्रेडेशन। तो ये सारी चीजों से प्रोटेक्ट करने का काम वेयर हाउस का रहता है। तो वेयर हाउस आर कंस्ट्रक्टेड, वो उस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि जो ऐसे गुड्स हो उनको मिनिमम इन सब चीजों से रिस्क हो। So a warehouse keeper has to take reasonable care of the goods and safeguard them against various risks. For any loss or damages sustained by goods, warehouse keeper shall liable to the owner of the goods. तो बहुत सारे जो लॉस हैं वो कौन बेयर करता है, वेयर हाउस कीपर अच्छी तरह से ध्यान रखता है ताकि जो हमारा वेयर हाउस है वो गुड्स एंड जो प्रोडक्ट्स जो स्टोर्ड है उसको कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, नाउ फोर्थ वन समझना फाइनेंसिंग। अभी ये बहुत सारे लोगों को नहीं समझता है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते कि हाउ फाइनेंस बाय वेयर हाउस कैसे हो सकता है ये। तो देखो कोई भी असेट जब हम सिक्योरिटी पे रखते हैं तब जाके हमें लोन मिलता है। तो आपका जो वेयर हाउस है वो क्या है, उधर क्या रखे हुए हैं, आपके असेट रखे हुए, स्टॉक जो सेमी फिनिश गुड्स जो आप काउंट करते हो, कहां काउंट करते हो, कौन से साइड ऑफ बैलेंस शीट में, असेट के, इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स। तो जब आपका ये असेट है तो क्या आप उसे जो लेंडर्स हैं उन्हें गिरवी रख के आप लोन रेस कर सकते हो, या लेंडर भी नहीं, जो वेयर हाउस कीपर है, बहुत बार वेयर हाउस कीपर अपने पास ये गुड्स रख के आपको फाइनेंस की सुविधा देते हैं। तो बहुत टाइम पे बहुत बार ऐसा होता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं इन्हीं स्टॉक को गिरवी रख के उसी प्लेस पे, उनको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेफ रहता है, वो एग्रीमेंट के थ्रू सारी चीजें
एग्रीड रहती है इस टर्म्स एंड कंडीशन पे कि इधर ये गुड्स कितने दिन तक स्टोर रहने वाला है, इनकी सिक्योरिटी पे आपको शॉर्ट टर्म लोन अगर रिक्वायर्ड है तो आप ले सकते हो। इसीलिए बहुत बार जो वेयर हाउसिंग वो आपको फाइनेंसिंग की भी सुविधा देता है। सो लोन कैन बी रेज फ्रॉम द वेयर हाउस कीपर और फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अगेंस्ट द गुड्स स्टोर्ड बाय द ओनर। गुड्स एक्ट एज अ सिक्योरिटी फॉर द वेयर हाउस कीपर और फॉर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। In this manner, warehousing act as a source of finance for a businessman for meeting business operation। तो ऐसे बहुत टाइम पे जो वेयर हाउसिंग है वो एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस हेल्प करता है। नाउ फिफ्थ वन, ग्रेडिंग एंड पैकिंग। सो ग्रेडिंग मतलब क्या होता है और पैकिंग मतलब क्या होता है, पहले वो समझना। ग्रेडिंग मतलब सेपरेशन ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्वालिटी, साइज, वेट, मेजरमेंट। इसके बेसिस पे हर एक गुड्स को अलग अलग करना, छाटना, उसको हम ग्रेडिंग करते हैं। तो बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं वो इंडस्ट्री एंड फैक्ट्रीज में ये सब चीजों पे ध्यान ना देके बहुत टाइम पे वो वेयर हाउस में आके ये साइज के बेसिस पे, मेजरमेंट के बेसिस पे, वेट के बेसिस पे ये ग्रेडिंग करते बैठते हैं। कहां पे? वेयर हाउस में। या पैकिंग, जो पैकिंग रिमेनिंग है, जैसे चाहे वो प्राइमरी पैकिंग हो या सेकेंडरी पैकिंग हो, वो सारी पैकिंग जो है मोस्टली वेयर हाउस में भी होता है। सील पैक वगैरह ये सारी चीजें वेयर हाउस में इजिली किया जा सकता है। तो बहुत टाइम पे वेयर हाउस हमें ये सारी फैसिलिटीज भी देता है, लाइक पैकिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग ऑफ गुड्स। गुड कैन बी पैक्ड इन अ कन्वीनियंट साइज एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ओनर। नाउ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये बहुत इजी रहता है, क्योंकि मेनली जो वेयर हाउस होते हैं वो सिटीज, हाईवेज वगैरह पे लोकेटेड रहते हैं, सिटीज के पास लोकेटेड रहते हैं। सिटी में लोकेटेड नहीं रहेंगे बट सिटी के बहुत पास, मार्केट के बहुत पास लोकेटेड रहते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया या एमआईडीसी एरिया अगर आपने देखा होगा तो सिटी वगैरह से बहुत दूर रहता है, तो वो कन्वीनियंट नहीं होता ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लेकिन अगर आप गुड्स इन्हीं वेयर हाउस में रखो और जैसे ही मार्केट में डिमांड आए तो आप क्या कर देते हो, वेयर हाउस से इजिली इधर ट्रांसपोर्ट कर देते हो। तो वेयर हाउस कैन प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन facility to bulk depositor. It collect good from the place of production and also send goods to the place of delivery on the request of owner। मतलब वेयर हाउस कीपर या वेयर हाउस का क्या काम है, जहां प्रोड्यूस हो रहा है वहां से वेयर हाउस में लेके आए और जब डिमांड होगा तो मार्केट में उसे एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ओनर वो सारी चीजें होती हैं। तो एक बहुत कन्वीनियंट तरीके से वेयर हाउसिंग आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दे सकता है। नाउ सेवेंथ वन इज टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। देखो टाइम मैंने आपको कैसे बताया था कि जिस टाइम पे गुड्स रिक्वायर्ड है उस टाइम पे आप वेयर हाउस से गुड्स लेके आप उस टाइम पे उस गुड्स की अवेलेबिलिटी करवा सकते हो। तो टाइम यूटिलिटी हो गया। प्लेस यूटिलिटी, जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे आप उसको प्रॉपरली स्टोर करके आप प्लेस यूटिलिटी भी इजिली दे सकते हो। सो वेयर हाउस क्रिएट टाइम यूटिलिटी बाय प्रिजर्विंग द गुड्स टिल दे आर डिमांडेड। इज ऑल्सो क्रिएटेड प्लेस यूटिलिटी बाय प्रोवाइडिंग द गुड एट अ प्लेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड। ठीक है, एक्चुअली ये ट्रांसपोर्टेशन आना चाहिए, है ना, बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन बोथ वेयर हाउस कैन हेल्प इन बोथ यूटिलिटी। टाइम जब रिक्वायर्ड है, जहां पे रिक्वायर्ड है, दोनों चीजों में ये नंबर 1 है। ठीक है, नाउ 8th वन इज प्रोसेसिंग। समटाइम क्या होता है कि सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं, उसपे एक माइनर पॉलिशिंग की जरूरत है, माइनर कुछ फिनिशिंग की जरूरत है। तो ये जो माइनर चीजें हैं फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में करने के बजाय कहां पे होती हैं, ये होती हैं वेयर हाउस में। सो सर्टेन कमोडिटी आर नॉट कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ दे आर प्रोड्यूस। तो वो कहां पे होती है, वो वेयर हाउस में की जाती है। जैसे प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड टू मेक देम कंज्यूमेबल। कहने का मतलब है कुछ प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है किसी गुड्स में, वो फाइनली कंज्यूम हो उससे पहले। जैसे कि अगर आपने देखा होगा जो पैडी होती है वो पॉलिश्ड होते हैं, है ना, थोड़ा सा जो पैडी मीन्स आप समझ रहे हो, राइस वगैरह थोड़े से वो खुदरे रहते हैं। तो बहुत सारे जो ब्रांडेड राइस आते हैं तो थोड़ा सा उसको पॉलिश किया जाता है और उसमें से जो डस्ट वगैरह है वो निकाला जाता है एंड देन वो पैक होता है फाइनली। तो ये सारी चीजें, या फ्रूट, जो कच्चे फ्रूट्स रहते हैं
वो वेयर हाउस में आके प्रॉपर तरीके से उसे पकाया जाता है एंड देन मार्केट में रखा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे वेयर हाउसिंग हमको फंक्शंस देते हैं, जिसमें वन ऑफ द फंक्शन इज प्रोसेसिंग, कि अगर वो इंडस्ट्री में या प्लेस ऑफ प्रोडक्शन पे नहीं हो पाया तो हम वेयर हाउसिंग में वो कर लेंगे। तो ये सारे फंक्शंस है जो कि बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया है, आपको कोई डाउट आना नहीं चाहिए। तो इस वीडियो में हमने दो चीजें समझी कि क्या है वेयर हाउसिंग का कंसेप्ट क्या है और वेयर हाउसिंग के फंक्शंस क्या है। तो ये यस आते हैं एग्जाम में, डू दिस चैप्टर अच्छे से, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपके हाईएस्ट स्कोप है मार्क्स लाने का, मतलब हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर है ये। नाउ वी विल स्टडी आफ्टर फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। ठीक है, सो हमारे पास कुछ टोटल 7 टाइप्स है। सो 7 टाइप्स में सबसे पहला जो टाइप है वो है प्राइवेट वेयर हाउसेस। देखो, प्राइवेट वेयर हाउसेस मोस्टली कौन बनाते हैं? जो बिग मैन्युफैक्चर होते हैं या बिग मर्चेंट्स होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत बड़ी बिजनेस है उनकी, बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस चालू है, तो दे कैन अफोर्ड कि वो खुद का वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करे और खुद के वेयर हाउस में जो है वो अपने गुड्स को जब चाहे तब चाहे वो अपने टाइमिंग के हिसाब से उसको विड्रॉ कर से उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये मेनली किसके होते हैं? ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय बिग मैन्युफैक्चरर्स एंड मर्चेंट to fulfill their own storage need, big business firm which need large storage capacity on a regular basis and who can afford money, construct and maintain their private warehousing। तो ये सारे उन्हीं लोगों के लिए है जो अफोर्ड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, मोस्टली जो रिच बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो। नाउ कभी कभार ये जो बिग मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनका कुछ नेटवर्क रहता है डिफरेंट पार्ट में ऑफ द कंट्री। कहने का मतलब है, जैसे मैं महाराष्ट्र की बिजनेसमैन हूं और एक जो बिग मैन्युफैक्चर है वो तमिलनाडु का है, तो फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में मेरा वेयर हाउस है और तमिलनाडु में उसका खुद का वेयर हाउस है। तो कभी मुझे अगर लगा तो मैं मेरे गुड्स तमिलनाडु वेयर हाउस में रख सकती हूँ, कभी उसे लगा तो वो मेरे प्राइवेट वेयर हाउस जो महाराष्ट्र में है उधर अपना स्टोरेज ऑफ गुड्स कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट पार्ट में जो नेटवर्क होते हैं उस नेटवर्क के हिसाब से तो के अकॉर्डिंग हम अपने जो गुड्स है वो एक दूसरे के वेयर हाउस में कुछ टाइम्स के लिए या कुछ चार्जेस देके हम रख सकते हैं। ओके, तो नाउ पब्लिक वेयर हाउस मतलब प्राइवेट वेयर हाउस का उल्टा, जहां पे बिजनेसमैन तो है लेकिन जो बिजनेसमैन है वो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन है या उसके पास जो फार्मर्स हैं, मोस्टली जो बैकवर्ड एरिया से फार्मर्स या जो आर्टिसंस आते हैं वो हैं, तो उनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे इंडिविजुअल्स या बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के वेयर हाउस होते हैं जो बहुत ही नॉमिनल रेट पे आपको अपने गुड्स स्टोर करने की फैसिलिटीज देते हैं। तो ये मोस्टली किन लोगों के लिए है? जिनका खुद का अपना वेयर हाउस नहीं होता है, तो वो पब्लिक वेयर हाउस को एक अफोर्डेबल रेट में एक स्पेशल एक सर्टेन चार्जेस लेके वो हमारे गुड्स स्टोर करते हैं। is a specialized business establishment that provides storage facility to general public for a certain charges and it is main operated by individual या तो cooperative society। और ये क्या होता है? ये गवर्नमेंट के अंडर लाइसेंस होता है। कहने का मतलब है, अगर आपको पब्लिक वेयर हाउस चलाना है, पब्लिक वेयर हाउस को रन करना है, तो यू हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं रहेगा गवर्नमेंट का, यू कांट रन पब्लिक वेयर हाउस। तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा और उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर आपको वो वेयर हाउस को चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कुछ भी कभी भी ओपन करोगे एंड ओपन करके आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपने फैसिलिटी देनी चाहिए जनरल पब्लिक को या जो भी फार्मर्स है वो आप भूल जाओ। नहीं,
प्रॉपर लाइसेंस लो, प्रॉपर तरीके से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब रहते हैं, उस हिसाब से आप फॉलो करो एंड देन ओनली यू कैन रन दी वेयर हाउस एंड अर्न इनकम इन टर्म्स ऑफ रेंट्स जो भी आप सामने वाले से लेते हो। पब्लिक वेयर हाउस प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी किसको? स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को, ट्रेडर एट लो कॉस्ट। दीज वेयर हाउस आर वेल कंस्ट्रक्टेड, गार्डेड राउंड द क्लॉक टू सेव कस्टडी ऑफ द गुड्स। यस, वेल कंस्ट्रक्टेड रहते, लेकिन हमको मन के अंदर पता है जहां पे कम चार्जेस लग रहे हैं उनका कंस्ट्रक्शन कैसे ही होने वाला है। पब्लिक वेयर हाउस आर जनरली लोकेटेड नियर द जंक्शन रेलवे, हाईवे एंड वाटरवेज। तो जनरली आप देखोगे तो रेलवे, हाईवे एंड वाटरवेज, उधर जो डिमांड रहती है स्टोरिंग ऑफ गुड्स की वो ज्यादा रहती है। तो ये पब्लिक वेयर हाउसेज भी कहां पे ज्यादा लोकेटेड रहते हैं? ऐसे एरियाज में लोकेटेड रहते हैं जो अपने गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, बट फॉर एग्जांपल अभी तक ट्रेन नहीं आई, अभी तक ट्रेन रीशेड्यूल हो गई, तो वो तब तक के लिए ऐसे वेयर हाउस में स्टोर करके रख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट वेयर हाउस इज बॉन्डेड वेयर हाउस। बहुत ही अलग वेयर हाउस है ये। बॉन्डेड वेयर हाउस मेनली शिप पोर्ट्स वगैरह पे अवेलेबल रहते हैं। ये किस चीज के लिए रहता है? मेनली यूज समझो, जहां पे कस्टम अथॉरिटी बोलती है कि आपके गुड्स पे क्या लगी है, इंपोर्ट ड्यूटी लगी है, कस्टम ड्यूटीज लगी है और आपको पे करना पड़ेगा। टिल दैट टाइम अगर आप पे नहीं करोगे तो उसको ओपन में तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसमें कीमती गुड्स प्रोडक्ट्स वगैरह रहते हैं जो खराब हो गए, जो करोड़ों का लॉस हो सकता है। सो जब तक जो इंपोर्टर रहता है ना, वो तब तक अपने ड्यूज कंप्लीट नहीं कर देता कस्टम ड्यूटीज कस्टम अथॉरिटीज को, तब तक वो क्या रहता है? बॉन्डेड वेयर हाउस में स्टोर्ड रहता है। वो एक बॉन्ड दिया जाता है इंपोर्टर को, अंडरटेकिंग लिया जाता है कि जब तक आपका गुड्स के ऊपर जो टैक्सेस है, जो ड्यूटीज है, वो पे नहीं होगा, तब तक वो बॉन्डेड वेयर हाउस में रहेगा। सो बॉन्डेड वेयर हाउस आर लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये कस्टम अथॉरिटी के ही अंदर आता है। और किस लिए रहता है? टू एक्सेप्ट द इंपोर्टेड गुड फॉर दी स्टोरेज अंटिल द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो जो इंपोर्टेड गुड्स रहते हैं वो स्टोर्ड रहते हैं, कब तक? जब तक आपका कस्टम ड्यूटी पे नहीं होता तब तक। द वेयर हाउसेज वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ कस्टम authority. The warehouse keeper is required to give an undertaking or bond that it will not allow the goods to remove without the consent of the custom authority. तो ये जो warehouse keepers रहते हैं वो ओनर को एक बॉन्ड अंडरटेकिंग दे देते हैं कि आपका गुड्स तब तक आप निकाल नहीं सकते जब तक आप वो ड्यूटी पे नहीं करते। द गुड आर हेल्ड इन द बॉन्ड एंड कैन नॉट बी विड्रॉन विदाउट पेइंग द कस्टम ड्यूटी। इफ एन इंपोर्टर इज अनएबल और अनविलिंग टू पे कस्टम ड्यूटी इमीडिएटली आफ्टर द अराइवल ऑफ गुड, ही कैन स्टोर द गुड्स इन द बॉन्डेड वेयर हाउस। ही कैन विड्रॉ द गुड्स इन इंस्टॉलमेंट बाय पेइंग द कस्टम ड्यूटी प्रोपोर्शनेटली। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे इंपोर्टर्स के पास जो है वो पैसे की दिक्कत आती है जब गुड्स इंपोर्ट हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट बोलती है डोंट वरी बेटा, हम आपकी दिक्कत को समझते हैं, पैसों की दिक्कत तो हर किसी को आती है, तो आप टेंशन ना लो, तब तक गुड्स जो है वो बॉन्डेड वेयर हाउस में सेफ रहेंगे। अगर आपको जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे गुड्स प्रोपोर्शनेटली विड्रॉ करना है, उसके लिए भी हम रेडी हैं। देखो यार, इंपोर्टर है, हमारी कंट्री के लिए इतना कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, तो हम कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि हम उसे तकलीफ दे, तो तकलीफ भी नहीं, लेकिन हम उसे फ्री का भी गुड्स बांट दें विदाउट पेइंग ड्यूटीज। तो एक क्या होता है, बैलेंस तरीके से ये सारी चीजें करनी पड़ती है, और वैसा ही बॉन्डेड वेयर हाउस में होता है। क्लियर? नाउ ड्यूटी पेड वेयर हाउस, अभी उसका ही उल्टा बॉन्डेड वेयर हाउस क्या था? जहां पे आपने ड्यूटी अभी तक पे नहीं की थी। नाउ अभी ऐसा वेयर हाउस जहां पे आपने ड्यूटी तो पे कर दी, लेकिन आपके पास अभी ट्रांसपोर्टेशन ही अवेलेबल नहीं है अपने फैक्ट्री तक ले जाने के लिए। यार पे तो कर दिया, अभी बॉन्डेड वेयर हाउस किसके लिए? जहां पे ड्यूटी पेड नहीं हुई उसके लिए, तो वो तो बॉन्डेड वेयर हाउस में से निकाल देंगे। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है जिसके कारण आप वो इंपोर्ट होने के बाद अपने फैक्ट्री तक लेके जा सको, ऐसी फैसिलिटी अभी तक अवेलेबल नहीं हुई है। टिल दैट टाइम वो ड्यूटी पेड वेयर हाउस में रहता है। इफ द इंपोर्टर फेसेस एनी प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ ड्यूटी, देन द गुड्स कैन बी स्टोर्ड इन द ड्यूटी पेड वेयर हाउस।
ऑल द ड्यूटी पेड वेयर हाउस आर पब्लिक वेयर हाउस विच आर अवेलेबल टू ऑल इंपोर्टर। कहने का मतलब ये नहीं है कि ये प्राइवेट वेयर हाउस है कि जो पैसा भरेगा उसी का होगा, ऐसा नहीं है। ये एक पब्लिक वेयर हाउस की तरह चलता है, सबके लिए अवेलेबल रहता है। इतने भी ज्यादा चार्जेस नहीं होंगे। ऑफ कोर्स इन्होंने इनको क्या बोला है, ये पब्लिक वेयर हाउस है तो इनके इतने ज्यादा चार्जेस नहीं होंगे। ड्यूटी पेड वेयर हाउस हेल्प द इंपोर्टर एज द प्रॉपर केयर ऑफ गुड्स इज टेकन। तो ऐसा चाहे आप बॉन्डेड वेयर हाउस की बात कर लो या ड्यूटी वेयर हाउस की बात कर लो, दोनों वेयर हाउसेज में जो प्रॉपर केयर एंड जरूरत है टेक एंड केयर की, वो गुड्स की ली जाती है। यस, चार्जेस भी वसूले जाते हैं, जितने दिन आपने डिले किया व्हाटएवर चार्जेस भी वसूले जाएंगे, लेकिन प्रॉपर केयर होता है इधर, क्योंकि ये बहुत महंगे महंगे गुड्स भी होते हैं। बहुत सारे वेयर हाउसेज जो ड्यूटी पेड वेयर हाउसेज होते हैं वो बहुत सारी फैसिलिटीज भी देते हैं, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे डिले हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन में बट मुझे प्रोसेसिंग करनी है इस गुड्स पे, तो प्रोसेसिंग लाइक सॉर्टिंग, रीपैकिंग, जैसे कि फॉरेन का माल आया, फॉरेन का ब्रांड चिपका हुआ है, लेकिन उस ब्रांड को निकाल के थोड़ी सी प्रोसेसिंग करके हम अपना इंडिया का ब्रांड चिपका देते हैं। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा बहुत बार होता है। तो ये सारी चीजें करते हैं इंडिया वाले, फॉरेन वाले। सच वेयर हाउस आर मोर यूजफुल एंड री एक्सपोर्ट टू दी री एक्सपोर्ट ऑफ दी गुड्स। तो मेनली ये कहां पे यूज होता है? जहां पे आपने गुड्स किसी एक कंट्री से मंगवाया और दूसरी कंट्री में आप उसे री एक्सपोर्ट करने वाले हो। ये कंसेप्ट हमने, अगर आपको याद होगा, एंट्री पोर्ट में पढ़ा था कि हम गुड्स मंगवाते, थोड़ी सी प्रोसेसिंग करते और उसको री एक्सपोर्ट करते। तो ड्यूटी वेयर हाउस कभी कभार उसके लिए यूज होता है। सो दीज आर लोकेटेड नियर पोर्ट्स एंड डॉक एरियाज। तो ऑफकोर्स ये कहां पे लोकेटेड रहेंगे? जहां ऑफकोर्स अगर हमको एक्सपोर्ट करना है तो ये डॉक एरियाज एंड पोर्ट्स के आसपास लोकेटेड होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। गवर्नमेंट वेयर हाउस मतलब ही क्या? जैसे गवर्नमेंट कंपनी होती है, ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इसको भी कौन कंट्रोल करता है, मैनेज करता है? या तो सेंट्रल, या तो स्टेट, या पब्लिक अथॉरिटी। ये किसके लिए रहेगा? मोस्टली जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेस चार्जेस लेके आपका इलाज करते हैं, वैसे ही ये जो वेयर हाउस होते हैं ये मेनली स्मॉल फार्मर्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स ओन करते हैं। So these government warehouse assist them in storing their good at a nominal चार्जेस, बहुत ही कम चार्जेस लेके इन लोगों के लिए ये गवर्नमेंट वेयर हाउसेस बनाए जाते हैं बाय गवर्नमेंट। सो मेनली एग्जांपल देखो, इधर आपको एग्जांपल दिया हुआ है, वो रीड कर लेना। बहुत सारे गवर्नमेंट वेयर हाउसेस है हमारे कंट्री में, इसकी नीड लगती है क्योंकि हमारे कंट्री में ऐसे स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल बिजनेसमैन बहुत सारे हैं। नाउ सिक्स्थ वन इज कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस। सो कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस मतलब ही क्या? जो ओन्ड एंड मैनेज एंड कंट्रोल बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या तो मेंबर या तो जो जनरल पब्लिक है, ये इन सारी चीजों का फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। या तो इसके मेंबर्स या तो इनके जो जनरल पब्लिक होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, इन फैसिलिटी का फायदा ले सकते हैं। ठीक है, दे मेनली प्रोवाइड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी एट अ इकोनॉमिकल रेट, मतलब ही लेस चार्जेस लेके ये अपने मेंबर नहीं तो जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी। दिस टाइप ऑफ वेयर हाउस आर वेरी यूजफुल फॉर फार्मर, ट्रेडर एंड जनरल पब्लिक। ओके, तो समझ में आ रहा है आपको कोऑपरेटिव वेयर हाउस मतलब? जो आपने 11th में कोऑपरेटिव वेयर हाउस पढ़ा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा था। कोऑपरेटिव सोसाइटी हम मेनली क्यों बनाते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ही कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनको कुछ कॉमन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होता है, तो कुछ लोग जुड़ते हैं उस कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड देन हमारे पास कोई ना कोई कोऑपरेटिव बैंक आता है, कोऑपरेटिव वेयर हाउस आता है, जो अपने अपने कॉमन प्रॉब्लम सॉल्यूशन को इन जनरल पब्लिक को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। नाउ 7th वन इज कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। अभी ये कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस अभी ही हुआ है, जहां पे वन कंट्री टू अनदर कंट्री जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो लाइकिंग बढ़ गई है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बढ़ गया है।
तो वहां पे देखो, अगर आप देखोगे तो जो फ्रूट्स रहते हैं वो 1-2 दिन में ही सड़ जाते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी ये थोड़े दिनों तक चल पाते हैं। तो जो मीट वगैरह भी होता है एक कंट्री का दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट होता है एंड सो ऑन। तो ये कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज जो है या कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस है, मोस्टली जो फ्रीज्ड एकदम फ्रूट्स रहते हैं ये सारे, जैसे आपने मटर देखा होगा, मटर मतलब पीज देखा होगा आपने मॉल्स वगैरह में, वो पूरा फ्रीज रहता है और आप नॉन सीजन ऑफ पीस में भी पीस खा सकते हो। तो वैसा ही है केस। So cold storage warehouse provide facility for perishable commodity like fruit, flower, vegetable, dairy product, etc. In cold storage warehouses, goods are stored and refrigerated at very low rate so as to preserve them and use them in a future. International trade has become possible due to this warehouses. तो आजकल जो इंटरनेशनल ट्रेड है जो मोस्टली पेरिशेबल गुड्स का हो रहा है, पहले इतना नहीं होता था, इट इज बिकॉज ऑफ कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज ओनली। सो फ्रीजर टाइप रहता है और उसके थ्रू जो गुड्स है वो स्टोर्ड रहता है एक यूनिक तरीके से, आप बोल सकते हो। तो ये है हमारे 7 वेयर हाउसेज जो वेयर हाउस के टॉपिक में आपको कंपल्सरी अच्छे से पढ़ना है। यस, एग्जाम में आता है ये भी टॉपिक, मैंने बहुत बार देखा है, इतना कुछ टफ टॉपिक भी नहीं है, इजी है, आसान है। यही मान के अगर आप फुल एनर्जी से आज से भी पढ़ना चालू करोगे, जिन्होंने नहीं पढ़ना चालू किया है उनका भी अच्छी तरह से सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। सिर्फ बिलीव करो अपने अंदर की जो ताकत है, क्षमता है उसको, ठीक है। तो ऐसे लेट गो मत करो सारी चीजों को। आई नो एवरीवन वाचिंग मी एंड एवरीवन हु विल वॉच मी इन फ्यूचर, तो उनको जरूर उनके अंदर कैपेबिलिटी है अच्छे मार्क्स लाने की। बस यही है कि आपको सारी चीजें समझ के पढ़ना है। तो गाइज ऑल फॉर टुडे एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट बिलो। और ये दिए गए आप सोशल मीडिया अकाउंट पे हमें फॉलो कर सकते हो। और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में एकदम जोरदार तरीके से। सो बाय बाय, सी यू।